आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश इकोनॉमी। ये इम्पोर्टेंट है पेपर 6 के लिए, क्योंकि उसमें वन ऑफ द टॉपिक्स है यूपी का इकोनॉमी। तो कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, वो हम देख लेते हैं क्या क्या मतलब चीज़ें पता होना चाहिए अगर इस पेपर को हम अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आता है बेसिक डाटा कि यूपी का एरिया क्या है, यूपी का पॉपुलेशन क्या है इंडिया के हिसाब से, इंडिया का कितना परसेंटेज पॉपुलेशन ये यूपी में रहता है। तो एक तो सबसे पहला डाटा सबको पता ही होगा कि यूपी है इंडिया का मोस्ट पॉपुलस स्टेट। दूसरा है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन का टोटल 16.4% यूपी में रहता है, और ये डाटा 2011 के सेंसस के हिसाब से है। और यूपी अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है, और इंडिया का टोटल जितना ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 9% यूपी कवर करता है। फिर आता है कि यूपी में क्या क्या मेजर सेक्टर्स हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यूपी का सेक्टर है एग्रीकल्चर, क्योंकि अराउंड 65% 66% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है यूपी की। तो मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं यूपी के? राइस, व्हीट, शुगर केन, पोटैटोज, और और क्या क्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं वो लाइव स्टॉक एंड डेयरी फार्मिंग। वैसे भी अगर देखा जाए तो यूपी जाना जाता था शुगर मिल्स के लिए, स्पेशली वेस्टर्न यूपी। और राइस और व्हीट का भी काफी ज्यादा मतलब प्रोडक्शन यूपी से होता है इंडिया में। फिर आता है कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है। यूपी फ्लोरा एंड फौना में काफी ज्यादा डाइवर्स है, क्योंकि यूपी का तो एक तो इतना बड़ा एरिया है। दूसरा है कि यूपी को रेनफॉल भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो यूपी में बहुत सारे फॉरेस्ट भी हैं, तो उसमें एक नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। और बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनका नाम एक बार देख लेना। हाँ, प्रीलिम्स के लिए वैसे सब पढ़े होंगे, फिर भी एक बार देख लोगे तो रिवाइज हो जाएगा। फिर अभी रिसेंटली अगर देखा जाए कि मतलब कुछ न्यूज में जो था वो आता है गैंगेटिक डॉल्फिन्स। अभी न्यूज में थे क्योंकि गैंगेटिक डॉल्फिन्स का सेंसस हुआ था, और यूपी में सबसे ज्यादा गैंगेटिक डॉल्फिन्स पाए जाते हैं। और फिर घड़ियाल्स के लिए भी यूपी फेमस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द घड़ियाल्स है जो यूपी में ही पाए जाते हैं, चंबल रिवर में। ये मूवीज और ये सब आके ऐसे जनरल चीजों से पता सबको होगा इतना, ठीक है। फिर बर्ड्स और एक्वेटिक स्पेसीज में वही, ये तो एक्वेटिक स्पेसीज हो गए। बर्ड्स के लिए भी फेमस है यूपी, क्योंकि यूपी में बहुत सारे रामसर साइट्स वेटलैंड्स हैं। उनमें से बहुत सारे रामसर साइट्स भी उनको डिक्लेयर कर दिया जा चुका है। तो बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड आए जो यूपी में आते हैं और कुछ टाइम के लिए रहते हैं। और ऐसे भी यूपी में ऐसे भी बर्ड्स बहुत सारे हैं क्योंकि फॉरेस्ट है। फिर आता है कि मिनरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ यूपी में है, क्या क्या है। तो बेसिक मतलब हल्का फुल्का ही ये ऊपर से है, और डिटेल में जानना होगा तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, बट इतना डिटेल जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो उतना डिटेल लिख नहीं पाओगे। तो बेसिक हल्का फुल्का पता होना चाहिए कि यूपी में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है हल्का फुल्का। जैसे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में लाइमस्टोन है। कौन सा एरिया में? तो कजरहाट एरिया में। फिर गुरुमा कराची और बपुरहारी अब मिर्जापुर में मिलता है लाइमस्टोन। फिर डोलोमाइट कहाँ कहाँ मिलता है? बांदा में मिलता है, सोनभद्र में और मिर्जापुर में। ग्लास सैंड कहाँ का है? मऊ में, कार्बी एरिया, बांदा डिस्ट्रिक्ट, करचना तहसील और प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद नहीं लिख देना वरना योगी जी नाराज हो जाएंगे। ठीक है। मार्बल कहाँ कहाँ मिलता है? सोनभद्र और मिर्जापुर में। बॉक्साइट कहाँ है? राजखेवान और बांदा डिस्ट्रिक्ट में। यूरेनियम ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। नॉन प्लास्टिक फायरडे बंसी एरिया मिर्जापुर। चुनार में जो है वो पहले काफी पहले से ही फेमस था स्टोन्स के लिए, क्योंकि जो अशोका के टाइम्स में भी स्टोन जो प्रोक्योर किए गए थे तो मोस्टली चुनार एरिया से ही प्रोक्योर किए गए थे। तो ये याद रखना कि चुनार मतलब काफी फेमस है स्टोन वर्क के लिए। और पावर जनरेशन के लिए भी है, क्योंकि पावर ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि बिना पावर के कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी। तो इसलिए यूपी में कौन कौन से पावर प्लांट्स हैं तो वो देखना है। तो अनपरा थर्मल पावर स्टेशन है, वो काफी फेमस है और यूपी का मतलब बड़ा सबसे बड़ा पावर स्टेशन है, और इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर स्टेशन में से आता है। फिर उसी के पास में ओबरा रिहान कॉम्प्लेक्स भी है। और जो अनपरा थर्मल पावर स्टेशन है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? यूपी RVUNL, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, ये याद रखना।
फिर एक न्यूक्लियर जो पावर प्लांट है बुलंदशहर में है, न्यू दिल्ली के पास में। फिर आएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि अभी जो है यूपी गवर्नमेंट भी मैन्युफैक्चरिंग में काफी ज्यादा फोकस कर रहा है, मेक इन इंडिया के तहत। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही ऐसा है जो सबसे ज्यादा रोजगार या एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। तो क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग है यूपी में होता है अभी? तो नेशनली फंडेड ऑयल रिफाइनरी है मथुरा में। टेक्सटाइल्स और शुगर मिल्स हैं उत्तर प्रदेश में, उसके लिए तो ऑलरेडी काफी ज्यादा फेमस है यूपी पहले से ही। एमएसएमईज काफी ज्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। फिर वेजिटेबल ऑयल, जूट और सीमेंट की भी इंडस्ट्रीज हैं। वेजिटेबल ऑयल और ऐसे भी बोल सकते हो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है यूपी गवर्नमेंट, क्योंकि ऐसे भी इतने पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है, तो डायरेक्टली उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा और ज्यादा, अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं तो। फिर लार्ज फैक्ट्रीज भी कुछ कुछ डेवलप हो रही हैं, हैवी मशीनरी वाली, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट, टेलीफोन, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। ठीक है, एक बार ये फर्टिलाइजर्स का देख लेना, क्योंकि एग्रीकल्चर है, फर्टिलाइजर की फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ पे हैं वो एक बार देखना पड़ेगा तुमको। ठीक है, फिर एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज भी डेवलप किया जा रहा है, फुटवियर की, लेदर गुड्स की, स्पोर्ट्स गुड्स की, हैंडीक्राफ्ट्स की। लेदर वाले तो ऑलरेडी कानपुर फेमस है लेदर के लिए, और आगरा भी। फिर डिफेंस कॉरिडोर भी बनाया गया है अमेठी में, तो वहाँ पे अमेठी में AK-203 का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है, और भी बाकी जो डिफेंस इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है वहाँ पे यूपी गवर्नमेंट द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डिफेंस कॉरिडोर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ बन रहा है डिफेंस कॉरिडोर। फिर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट किस किस चीज के लिए फेमस हैं? जैसे कारपेट्स के लिए भदोही और मिर्जापुर फेमस है। सिल्क एंड ब्रोकेट्स के लिए बनारसी फेमस है। फिर डेकोरेटिव ब्रासवेयर के लिए मुरादाबाद फेमस है। फिर चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए लखनऊ फेमस है। इबोनी वर्क के लिए नगीना, और ग्लासवेयर के लिए फिरोजाबाद, और कार्व वुड के लिए सहारनपुर। फिर टूरिज्म, क्योंकि अभी यूपी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस रहा है टूरिज्म पे, तो इसलिए टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ऐसे भी टूरिज्म बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है। तो एक तो पहले हिस्टोरिकल टूरिज्म हुआ करता था, कहाँ कहाँ पे? आगरा, लखनऊ, कन्नौज। ठीक है, आगरा में ताजमहल हो गया, लखनऊ में हो गया। फिर वैसे ही बहुत सारे हैं प्लेसेस यूपी में जो मतलब हिस्टोरिकली हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। फिर बट अभी जो यूपी गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा फोकस है वो है रिलीजियस टूरिज्म पे। तो जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं यूपी में उनको काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है, जैसे वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। फिर प्रयागराज में महाकुंभ अभी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हुआ, तो उस महाकुंभ की वजह से एस्टिमेट किया गया है कि 1.2 से 1.3 लाख करोड़ जो है यूपी को फायदा हुआ है रेवेन्यू में, यूपी की इकोनॉमी में, सॉरी, रेवेन्यू में नहीं, यूपी की इकोनॉमी में इतना 1.2 लाख करोड़ के अराउंड पैसा आया है। ठीक है, तो सोचो कि टूरिज्म कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मथुरा वृंदावन फेमस ही है। फिर सारनाथ बनारसी में। फिर कुशीनगर जो बुद्धिज्म बुद्धिज्म के लिए फेमस है। श्रावस्ती भी बुद्धिज्म के लिए फेमस है। तो इन्हीं सब चीज़ों को और ज़्यादा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यूपी में ही सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी बने हैं। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी ज़्यादा यूपी ये इन्वेस्ट कर रहा है। पहले सिर्फ नेशनल हाईवेज ही थे यूपी में, अब क्या है कि 10 साल में लगभग बोल सकते हो कि एक्सप्रेसवेज कितने सारे बन गए यूपी में। यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो एक्सप्रेसवे पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चल रहा है। फिर रेलवे में भी चल रहा है, क्योंकि इसे डबल लाइन बना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना। ठीक है, फिर एयर कनेक्टिविटी में भी बताया है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भी बने हैं यूपी में। फिर इनलैंड वाटरवे में भी काम किया गया है। तो एक बार देख लेना ये एनएच कौन सा है, वन है या कौन सा है। ठीक है, एक बार ये नहीं पता, एक बार देख लेना, याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो गंगा, यमुना और घाघरा, इन सब में भी इनलैंड वाटरवेज का डेवलपमेंट किया गया है, स्पेशली गंगा में, प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है, इसका देख लेना कौन सा नाम है। नेशनल वाटरवे हाईवे कौन सा है, ये वन है, टू है, एक बार देख लेना।
ये तुम्हारा होमवर्क है, कह सकते हो। ठीक है, चैलेंजेस विद उत्तर प्रदेश इकोनॉमी। तो क्या क्या चैलेंजेस है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। ठीक है, तो अगर जितना बड़ा क्वेश्चन आया उसके हिसाब से ज्यादा हमको डाटा मेंशन करना है। अगर छोटा क्वेश्चन है तो बेसिक जो ऐसे हेड पूरा लाइन से हेडलाइन से ये लिख के काम चला सकते हैं। अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो फिर उसको पूरा डिटेल में ऐसे डाटा डाटा भी लिख के डालना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक चैलेंजेस क्या क्या है? लो पर कैपिटा इनकम। और इंडिया यूपी में सबसे ज्यादा क्या पॉवर्टी का चैलेंज है, तो उससे क्या होगा, लो पर कैपिटा इनकम रहेगी। और लो पर कैपिटा इनकम का वन ऑफ द रीजन क्या है? हेवी डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। 65% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। इतना ज्यादा पॉपुलेशन इन्वॉल्व होगा। और जबकि यूपी क्या है, इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है, ना कि लार्जेस्ट है। तो यूपी के जो एरिया है वो इतने पॉपुलेशन को नहीं झेल सकता है, स्पेशली एग्रीकल्चर में। तो लैंड फ्रेगमेंटेशन हो गया। और एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होता है। डिस्गाइज्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि अब एक आदमी का काम तीन लोग कर रहे हैं, तो ओबियसली उससे पर कैपिटा इनकम क्या होगा, कम ही होगा। फिर क्या है, पॉपुलेशन प्रेशर। क्योंकि यूपी का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है 10 साल में अराउंड 16% का रहा है। एग्जैक्ट डाटा ये है, बट एग्जैक्ट डाटा याद होगा नहीं, तो इसलिए 16% बोल सकते हैं। फिर हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट बोला ही ऊपर जैसे। ठीक है, क्यों है? क्योंकि जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर है वो उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। अगर टर्शियरी सेक्टर देखा जाए तो एनसीआर के एरिया में डेवलप्ड है, बाकी सेकेंडरी सेक्टर भी काफ़ी लिमिटेड है। और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन सा सेक्टर प्रोड्यूस कर सकता है? तो सेकेंडरी, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर पे ज़्यादा काम कर रहा है गवर्नमेंट। फिर क्या है कि लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन है। चाहे एग्रीकल्चर हो या कोई भी फील्ड ले लो, वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज उतना नहीं हो रहा है। अगर बाकी जगह पे जाके देखो तो कौन कौन सा एग्रीकल्चर में नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है, ड्रिप इरिगेशन और क्या क्या वेरियस टेक्नोलॉजीज है। बट यूपी में क्या है, ये सब टेक्नोलॉजी का उतना ज़्यादा यूज नहीं है। बहुत, क्योंकि क्या है कि लोगों के पास कैपिटल की कमी है और इतने इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि क्या यूज करना है, कैसे टेक्नोलॉजी यूज करना है। सॉइल टेस्टिंग गवर्नमेंट फ्री में करवाती है, फिर भी कितने कम फार्मर्स हैं जो सॉइल टेस्टिंग यूज करते हैं। फिर क्या है, और एक और रीजन है ये कि टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन ना होना है, क्योंकि स्किल्ड लेबर की कमी भी है। अगर आप टेक्नोलॉजी लेते भी आओगे, अगर आपको स्किल्ड लेबर ना मिले तो फिर टेक्नोलॉजी का आप यूज भी नहीं कर पाओगे। फिर एक और चैलेंज आ जाता है, बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है यूपी में। आपको अगर प्रॉपर स्कूल चाहिए होंगे, आपको प्रॉपर हेल्थ चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, वो नहीं मिलेंगी। फिर लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। फिर वो क्या होता है कि जो एक अच्छा मतलब ह्यूमन कैपिटल है वो माइग्रेट कर गया आपका, तो इकोनॉमी को निगेटिवली इम्पैक्ट करता है वो चीज़ें। फिर लो रैंकिंग इन हेल्थ इंडेक्स, पुअर इकोनॉमिक एंड सोशल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी वजह से भी माइग्रेशन होता है आउट ऑफ स्टेट, जो कि निगेटिवली इम्पैक्ट करता है यूपी की इकोनॉमी को। फिर आता है इफिशियंसी इन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। भाई अगर नेचुरल रिसोर्सेज है बट उनको अगर सही से यूज ना हो तो फिर वो उतना इफिशियंट नहीं रह जाते हैं, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की बात हो या कोई भी रिसोर्स हो। तो आपको अगर ह्यूमन रिसोर्स है, अगर कोई बंदा है, अगर वो पढ़ाई किया है, एजुकेटेड है, उसके पास डिग्री है, तो वो अच्छा जॉब कर सकता है। अगर वो अनएजुकेटेड है तो फिर उसको जो स्किल्ड लेबर वाले जॉब्स हैं वो नहीं मिलेंगे, उसको मैनुअल जॉब्स ही मिलेंगे, वो छोटे जॉब्स ही कर पाएगा। तो अगर वही है कि कोई भी ऐसे ही कोई भी नेचुरल रिसोर्स है, अगर आप उसके आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाओगे। फिर स्लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है, क्योंकि अर्लियर गवर्नमेंट्स ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया कैपिटल फॉर्मेशन में। बट हाँ, अब जो है लगभग 10-15 साल से इन्वेस्टमेंट चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में या कैपिटल फॉर्मेशन में, तो जाके अब जाके थोड़ा बेटर हो रहा है। इसलिए स्टीडीली इंक्रीजिंग कर रहा है कैपिटल फॉर्मेशन। फिर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ऑब्वियसली जो यूपी में रहते हैं तो उनको सबको पता है कि यूपी में अनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है। किसी के पास बहुत पैसा है तो किसी के पास नहीं है। तो इसका ऑक्सफैम रिपोर्ट में भी एक मेंशन था, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है,
तो देखो अगर यूपी के टोटल 50% पॉपुलेशन फीमेल है, उसमें से कितनी परसेंट पॉपुलेशन लेबर फोर्स में है? 11 से 14%। सोचो तो इतना बाकी की पॉपुलेशन काम ही नहीं कर रही है, तो उसका क्या इकोनॉमी पे डायरेक्टली निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर क्या है, पुअर कैपिटल, पुअर क्वालिटी ऑफ कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्यों है? क्योंकि लिटरेसी रेट इतना पुअर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो लोग बीमार पड़ेंगे तो ऑब्वियसली काम नहीं करेंगे। तो फिर उससे भी क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल ये होगा। फिर बाकी जैसे बच्चे हैं तो उनको अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएंगे, अपने फुल कैपेसिटी में डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो फिर उससे भी क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल अफेक्ट होगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन का भी इशू है, लिख सकते हैं कि न्यूट्रिशन का चैलेंज है, जिस जिसकी वजह से क्या है, ह्यूमन कैपिटल निगेटिवली इम्पैक्ट होता है। फिर क्या है कि डेमोग्राफिक प्रेशर भी है, वही कि इतने कम एरिया में इतने ज़्यादा लोग रहते हैं। यूपी का पॉपुलेशन देखा जाए तो यूरोप की कितनी सारी कंट्रीज को कंबाइन करोगे तो भी यूपी का पॉपुलेशन उनसे ज़्यादा निकलेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऑब्वियसली क्राइम्स बढ़ेंगे, बाकी इश्यूज आएंगे। फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। वही अगर आप देखो तो यूपी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कितना चैलेंज है। आपको अगर सेम चीज अगर दिल्ली में देख लो या फिर कोई साउथ की स्टेट्स में देख लो, आपको आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना कंपेयर करोगे वहां से और यूपी में, आपको कितना इशू आएगा। आप एक ट्रेन में जाओ तो इतनी ज्यादा भीड़ रहेगी। तो क्या है, ये सारा मतलब इशूज चैलेंजेस मतलब क्या है, इकोनॉमी को निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। ये डाटा महाकुंभ का जो मैं ऊपर बोल रहा था कि वही 1.2 से 1.5 लाख करोड़, ये एस्टिमेटेड अमाउंट है, इतना यूपी के इकोनॉमी में ऐड हुआ है महाकुंभ की वजह से। तो इसीलिए रिलीजियस टूरिज्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए जो यूपी गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा इस पे इन्वेस्ट किया था और इसका रिजल्ट भी दिखा है। और इस रिलीजियस टूरिज्म का फायदा डायरेक्टली प्रयागराज के लोगों को भी मिलेगा। जो प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी ज्यादा डेवलप हो गया है महाकुंभ की वजह से। वहाँ के जो रेलवे स्टेशन से जाकर देख सकते हो कितना ज्यादा बेटर उनको बनाया जा चुका है, क्योंकि महाकुंभ तो अभी खत्म हो गया बट वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरवाइव करेगा ना, तो उसकी वजह से इकोनॉमी में वो बाद में भी कंट्रीब्यूट करता रहेगा। तो इसीलिए रिलीजियस टूरिज्म और नॉर्मल टूरिज्म भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का एज है। लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं कि वो ये जगह अच्छा लग रहा है वहां चलते हैं, वहां पे जाएंगे, मस्त लगेगा, रील्स बनाएंगे। तो रिलीजियस टूरिज्म काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और फोमो का जो ये है उसकी वजह से भी लोग काफी ज्यादा मूव कर रहे हैं, टूरिज्म बढ़ रहा है। तो अगर इस टूरिज्म के एस्पेक्ट पे अगर गवर्नमेंट फोकस कर रहा है तो सही कर रहा है। ये हो गया टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या उस पर क्या किस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।